जो है इसका इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो चौहान वंश क्या है? यह एक जो है राजपूत वंश है, और राजपूत वंशों में से कैवा वंश है? तीसरा वंश। कौन सा वंश? तीसरा। पहला हो गया गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा हो गया गढ़वाल, और तीसरा कौन सा? चौहान। तो चौहान का अगर संस्थापक की बात करें तो चौहान वंश का स्थापना जो है वसुदेव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि चौहान वंश का स्थापना किसने करी है? तो वासुदेव ने। किसने? वासुदेव। यहां तक क्लियर? अब जानते हो यह जो प्रतिहार के सामंत थे, जो हम लोग पिछले क्लास में राजपूत वंशों में से जो पढ़ रहे थे, गुर्जर प्रतिहार का ही सामंत हुआ करता था। इनका पूर्वज, किनका पूर्वज? चौहान वंश का। बाद में इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर डाली, और स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद एक वंश की स्थापना करी, ठीक है, और वंश का क्या नाम रखा? चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है प्रतिहार के सामंत, यानी कि चौहान वंश के जो पूर्वज हुए किनके सामंत होते थे? गुर्जर प्रतिहार के, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का यह जो है सामंत था, और 10वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, किसके द्वारा? वाकपति राज प्रथम के द्वारा ना स्वतंत्रता की घोषणा कर डाली, और स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है? एक वासुदेव नाम का व्यक्ति होता है, इनके द्वारा चौहान वंश की स्थापना करी जाती है, ठीक है। अगर कुछ तो सभी वंशों का लोकेशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार का गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद गढ़वाल का हो गया तुम्हारा कन्नौज, उसके बाद जो है चौहान का कहाँ है? शाकंभरी या अजमेर के आसपास को जो इलाका पड़ता है वहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो चौहान वंश के अंतर्गत 3 प्रमुख राजा हुए हैं, 3 शासक हुए हैं। कौन कौन सा? पहला अजयराज, दूसरा विग्रहराज, चतुर्थ जिसको विसलदेव भी कहा जाता है, याद रखना चीजों को, अन्य नाम इसका विसलदेव है, ठीक है। हालांकि इसका ज्यादातर नाम तुम्हें इतिहास में पढ़ने को मिलेगा विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। उसके बाद तीसरा और सबसे शक्तिशाली राजा हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान। हालांकि इनके द्वारा जो है 2 युद्ध करी जाती है मुख्य रूप से। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। तत्पश्चात गौरी जो है हरा बेचारा शक्ति को एकदम मजबूत करके फिर से आक्रमण करता है। फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है कि यह जो है मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान जो है ना पराजित हो जाता है, और उन्हें कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखता है। फिर किसी षड्यंत्र में फंसाकर इसकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्रम से पढ़ते हैं। तो पहला जो है अजयराज। अजयराज का कोई खास उतना योगदान नहीं है, ठीक है। अजयराज के बारे में 2-3 चीजें याद रखना जरूरी है, ठीक है। अजयराज कौन था? यह जो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम का। अब कहोगे पृथ्वीराज प्रथम तो हम नहीं जानते हैं, 3 ही शासक। यहाँ पर प्रमुख लिखा गया है, सभी नहीं पढ़ते हैं, प्रमुख शासकों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना चीजों को। अजयराज कौन था? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। अब यहाँ तक तो क्लियर है। ये जब पृथ्वीराज प्रथम नाम का कोई राजा हुआ, और यहाँ पर देख रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय, इसका मतलब पृथ्वीराज द्वितीय भी हुआ होगा कि ना होगा? उसका कोई योगदान नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र हो गया। इन्होंने अजमेर की स्थापना करी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने करी है? उदयन ने, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर। उसी तरह से अजमेर की स्थापना अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है? अजयराज के द्वारा। और अजयराज पूछा जाएगा किन वंश से संबंधित है? तो चौहान वंश से। किससे? चौहान वंश से। तो अजमेर की स्थापना करी, और साथ साथ उसको क्या बना डाला? राजधानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका उत्तराधिकारी एक अर्णोराज होता है, ठीक है। अर्णोराज नाम करके एक राजा होता है जो अजयराज के बाद गद्दी पर बैठता है। क्या नाम होता है? अर्णोराज, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा उपलब्धि यही था, इन्होंने जो है ना सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था, ठीक है। अब शासक तो नहीं ना लड़ेगा, शासक भी लड़ता है, राजा भी लड़ता है युद्ध, लेकिन उसको युद्ध होता है तो क्या देखते हैं? पहले सैनिक ना लड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं युद्ध होता है जहाँ पर राजा नहीं जाता है, खुद सैनिक को भेज देता है, सेनापति भेज देता है, जाओ वहाँ हमला करने के लिए, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो यही बात है कि अजयराज का जो उत्तराधिकारी होता है अर्णोराज, इन्होंने क्या करा? सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अजयराज से रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से पकड़ लोगे तुम लोग। क्या क्या इसमें बेसिक सब पॉइंट्स लिखा गया है। अजयराज जो है पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है। किसका पुत्र है? पृथ्वीराज प्रथम का। और इन्होंने अजमेर नामक एक नगर का स्थापना करा और उनको राजधानी बनाई, ठीक है। किन नगर की स्थापना करी थी? अजमेर। उसके बाद जो है इनका एक उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। और उत्तराधिकारी कौन होता है? अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज करके एक उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी का मतलब अजयराज के बाद ही शासक बनता है। और इन्होंने क्या करा था? महमूद की सेना को पराजित किया था, ठीक है।
क्या लिखा है, सुल्तान महमूद की सेना को, सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। यहाँ तक क्लियर अजय राज के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, बीसल देव। किस नाम से, बीसल देव। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ का जो है राज शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि 10 ईयर इसको कह सकते हैं, 10 वर्षों तक शासन रहता है। ठीक है, 10 साल तक कौन शासन करता है, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, या फिर बीसल देव। तो यहाँ पर लिखा गया विग्रहराज से संबंधित, यहाँ तक इनसे संबंधित पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको समझना जरूरी है। और जैसा कि पता है चौहान वंश में क्या होता है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक होता है अजय राज, इनका, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है फिर विग्रहराज, और इसके बाद जो फिर लास्ट में बनता है पृथ्वीराज चौहान। देखना शक्ति जो है क्रमिक रूप से बढ़ते जाता है, ये जितना शक्तिशाली होता है इससे ज़्यादा कहीं शक्तिशाली विग्रहराज होता है, और इनका बड़ा योगदान है शासन में। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा कौन होता है चौहान वंश में, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो चलो विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम जो है ना बीसल देव है। क्या है, बीसल देव। बहुत बार बोले तो याद रखना बहुत जरूरी है, मतलब याद रह जाएगा इसे सुन के सिर्फ। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम क्या है, बीसल देव। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास में बीसल देव के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल कब से कब तक है, 1153 से लेकर 1163 तक। ठीक है, इसलिए याद रख सकते हो। और इनकी सबसे बड़ी सफलता यही थी कि इन्होंने क्या करा, दिल्ली का जो तोमर था, तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त करके, ठीक है, अपना सामंत बना डाला, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, दिल्ली को जीत लिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है तोमरों की स्वाधीनता समाप्त कर अपना सामंत बनाना। कहने का मतलब दिल्ली में जो तोमरों का शासन था, तो तोमरों की स्वतंत्रता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण किया और तोमरों को पराजित करके अपना सामंत बना डाला। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ये गया तुम्हारा। उसके बाद इसके दरबार में ना, यह जो है विग्रहराज चतुर्थ एक शक्तिशाली शासक होने के साथ ही साथ महान कवि और विद्वान भी थे, और इन्होंने एक काव्य की रचना करी। ठीक है, संस्कृत नाटक की रचना करी थी। कौन सा था, हरिकेल। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना चीजों को। विग्रहराज चतुर्थ जो है शक्तिशाली शासक होने के साथ ही साथ महान कवि और लेखक भी था। इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना करी जाती है, संस्कृत नाटक की रचना की जाती है, संस्कृत भाषा में नाटक की रचना की जाती है। किस नाम से इनका नाटक है, हरिकेल। और हरिकेल ना, इसका कुछ अंश एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है, उस मस्जिद के दीवार पर ना कुछ अंश नाटक लिखे गए हैं, उत्कीर्ण कराया गया है। याद रखना चीजों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो नाटक लिखा गया संस्कृत भाषा में, हरिकेल, उनका कुछ अंश 2.5 दिन का जो झोपड़ा नामक एक मस्जिद है, उनकी दीवारों पर उत्कीर्ण कराया गया है, मतलब लिखवाया गया है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखना चीजों को। अजमेर की स्थापना किसने करी, अजय राज ने। और अजमेर में जो है सरस्वती मंदिर किसने बनवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका एक दरबारी था सोमदेव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोमदेव दरबारी कवि था, और इनके द्वारा ग्रंथ की रचना करी जाती है, दो ग्रंथ की। एक था कथा सरित सागर और दूसरा था ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज जो है राजा की उपलब्धियों, राजा को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, लिखा था। हालांकि दोनों इसी का रचना है सोमदेव का, इसलिए याद रख सकता है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। याद रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि होता है किस नाम से, सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा जो है दो ग्रंथ की रचना करी जाती है। कौन कौन सा, कथा सरित सागर, दूसरा ललित विग्रहराज। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा हो गया विग्रहराज चतुर्थ का काम या इनका प्रमुख योगदान। एक बार री कर दे रहे हैं, ध्यान से चीजों को समझो। विग्रहराज चतुर्थ जो है किनका उत्तराधिकारी है, ठीक है, अजय राज का। हालांकि इस बीच में एक अर्नोराज नाम करके कोई शासक बनता है, इनका कोई खास योगदान नहीं है। इन्होंने सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से आ जाते हैं, किसको जानना है, विग्रहराज चतुर्थ को। तो विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल जो है, याद रखना, 1153 से लेकर 1163 तक रहता है, यानी कि 10 वर्षों का। और इनका अन्य नाम क्या है, बीसल देव। क्या है,
बीसलदेव। यहाँ तक और इनकी सबसे बड़ी सफलता की बात करें तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली पर आक्रमण करा और दिल्ली का जो तोमर था, तोमर वंश, तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त करके अपना सामंत बना डाला, यानी कि तोमरों को पराजित किया और पराजित करने के बाद वहां पर कब्जा कर लिया और जो तोमर था इनका क्या हो गया, सामंत बन गया, इनके अधीन काम करने लगा। कौन? तोमर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह जो है विग्रहराज चतुर्थ शक्तिशाली शासक होने के साथ ही साथ महान कवि और विद्वान भी था। कैसे विद्वान था? इन्होंने एक संस्कृत नाटक की रचना करी। किस नाम से नाटक जाना जाता है? हरिकेल। ठीक है, और हरिकेल जो नाटक है, संस्कृत नाटक, इनका कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उनकी दीवारों पर उत्कीर्ण करा गया या लिखवाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। क्या करवाया था? सरस्वती मंदिर। उसके बाद दरबारी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि हुआ, किस नाम से? सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा जो है कथा सरित सागर, ठीक है, सोमदेव जो दरबारी कवि हुआ उनके द्वारा कौन कौन सा ग्रंथ का रचना करी जाती है? 2 ग्रंथ। पहला कथा सरित सागर, दूसरा ललित विग्रह राज। यहाँ तक समझ में आ गया? तुम लोग अच्छे से समझ गया विग्रह राज चतुर्थ को। अब हम लोग आते हैं चौहान वंश के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली, सबसे महानतम सम्राट, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की तरफ। याद है ना, पृथ्वीराज चौहान पर से संबंधित तो बहुत सारा एपिसोड भी बना है, मूवी भी बना है इस पर। ठीक है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। और भारतीय इतिहास में तराइन का युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तराइन का युद्ध बहुत ही फेमस है, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, इसलिए भयंकर युद्ध करने वाला तब तो भयंकर युद्ध हुआ। तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दो। तो अगला जो हमारा तीसरा शासक है चौहान वंश का, कौन सा? पृथ्वीराज चौहान। तो हालांकि जानते हो पृथ्वीराज तृतीय इसको बोला जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास में ज्यादातर चौहान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चौहान। चूंकि चौहान वंश है ना, अपने वंश के नाम से इन्होंने टाइटल लगाया था, ठीक है, अपने नाम में। तो पृथ्वीराज चौहान, याद रखना इसका शासनकाल जो है 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और शासनकाल के दौरान मुख्य कार्य क्या क्या किए हैं उनको अध्ययन करते हैं। तो पहले इसका अन्य नाम जानते हैं। इनका अन्य नाम था राय पिथौरा। क्या था? राय का इसे अर्थ हम लोग विजय नगर साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि राय उस समय राजा को कहा जाता था। तो पृथ्वीराज का अगर नाम की बात करें तो इनको पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और एक अन्य नाम है, कौन सा नाम है? राय पिथौरा। किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। तो अन्य नाम को जान गए, शासनकाल भी जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया। और विस्तार करने के क्रम में इन्होंने दिल्ली व अजमेर तक अधिकार कर लिया। ठीक है, अपना साम्राज्य विस्तार करके कहाँ कहाँ तक विस्तार कर लिया? दिल्ली व अजमेर तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राजधानी जो दिल्ली है ना, इसका नव निर्माण करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली जो है, दिल्ली का नव निर्माण, फिर से निर्माण कर। मान लो कोई घर बंगला बनता है तो कुछ वर्षों के बाद क्या होता है, खंभा उम्बा टेढ़ा उड़ा हो जाता है, टूटने के कगार पर आ जाता है, सड़क उड़क टूट जाता है। तो फिर से क्या होता है, नया संसद विधायक बनता है तो सड़क के निर्माण में, या फिर मान लो घर थोड़ा खराब हो गया तो क्या करता है, उसको फिर से मरम्मत करवाता है। तो वही बात है। तो दिल्ली का नव निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। इधर क्लियर। अब आते संघर्ष की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। इनके द्वारा ना 3 संघर्ष किया गया है, हालांकि 2 प्रमुख संघर्ष किया गया है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। हालांकि एक और युद्ध होता है, उनका काफी उतना योगदान नहीं है। और इनके लिए ना यह तराइन का युद्ध जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसके बाद इनका अंत हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का। चलो संघर्षों की बात करते हैं, इनके युद्धों की बात करते हैं। तो पहला युद्ध इन्होंने जो है 1186 ईस्वी में, ठीक है, भीमद्वीत से किया। किससे किया? भीमद्वीत। भीमद्वीत का संबंध किस वंश से है? चालुक्य वंश से। किस वंश से? चालुक्य वंश। और इन पर आक्रमण किया था भीमद्वीत पर। और भीमद्वीत पर आक्रमण क्यों किया? इसका वजह जो है ना, संभवतः कहा जाता है परमार राजकुमारी के विवाह को लेकर ना जो विवाद हुआ था, उसी के दौरान इन्होंने आक्रमण करा था भीमद्वीत पर। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 1186 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके लिए जो है 2 प्रमुख युद्ध, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर हाल में बनेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो पहला युद्ध जो है, याद रखना चीजों को,
एक वर्षों के बाद, पहला 91, दूसरा 92, या इसी पहले याद हो गया। 1191, 1192। 1191 में प्रथम युद्ध, जिसको हम तराइन का युद्ध बोलते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो ईस्वी तराइन के युद्ध से संबंधित चीज़ों को याद रख लो। पहला ईस्वी को तो कन्फर्म दिमाग में हट गया, क्या हटा? तराइन का जो युद्ध हुआ है 1 वर्षों के बाद, प्रथम हुआ 91 में, दूसरा हुआ 92 में। तो तराइन का युद्ध ना किसके किसके बीच हुआ, तो ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, याद रखना चीज़ों को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तराइन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय युद्ध हो, दोनों का दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। अब जो है प्रथम युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। फिर 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें जो है अधिक शक्ति के साथ मोहम्मद गौरी आया, युद्ध किया, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, पराजित हो जाता है, और उन्हें कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखा जाता है। फिर अंततः उनकी हत्या कर जाती है किसी षड्यंत्र में फंसाकर, और ऐसे भी साजिश करके इसका मर्डर कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान का, और इस तरह से जो है ना, और इनका अंत हो जाता है चौहानों का। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। तो राज कवि ना, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि हुआ, ठीक है, चंदबरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चीज़ों को, बार बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी, चंदबरदाई के द्वारा। ठीक है, और एक है जयानक, जयानक के द्वारा है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और अंततः क्या होता है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम किसको कह सकते हैं? मान लो हम शासक हुए, हम किसी पर आक्रमण किए, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े कि विग्रहराज चतुर्थ ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। जब दिल्ली पर आक्रमण किया ना, वहाँ का जो तोमर था, उनकी स्वाधीनता को समाप्त करके ना अपना सामंत बना लिया। तो गुलामेन हो गया एक तरह से, इसके अंदर काम करने लगा। अब जब जब इसको जरूरत होगा विग्रहराज को, इसको तोमर को कहेगा सैनिक भेजो, हम युद्ध करेंगे, तुरंत देगा वो, क्या कि इसका मतलब इसके अंदर काम कर रहा है, इसका गुलाम ही कह सकते हो। तो ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, दिल्ली व अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों का अंत कर दिया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करा गया। किस मीनार का? कुतुब मीनार, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझे, अध्ययन किए चौहान वंश का। तो आई होप अच्छे से समझ पाए होगे तुम लोग। जैसे कि हम लोग जो है चौहान वंश का अध्ययन अभी किए, उसको एक बार री कर दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं क्या क्या मुख्य मुख्य पॉइंट हुआ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चौहान वंश का याद रखना है कि सबसे पहले जो है चौहानों का जो है क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना चीज़ों को, चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। उसके बाद जो है यह जो था चौहान का पूर्वज, चौहान का पूर्वज ना प्रतिहारों के सामंत थे, जो गुर्जर प्रतिहार हम लोग पढ़े, ठीक है, राजपूत वंश में जो है पहला वंश गुर्जर प्रतिहार, उन्हीं का सामंत था। और 10वीं सदी के आरंभ तक जो है, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर डाली, ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, इनके स्थान की बात अगर करें तो इनका याद रखना स्थान अजमेर के आसपास जो पड़ता है, सांभर या साकम्भरी, उसी के आसपास इसका साम्राज्य था, ठीक है। उसके बाद जो है प्रमुख शासकों की बात करें, पहला राजा इनका इसमें जो है शक्तिशाली शासक हुए अजय राज। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव के नाम से जानते हैं। और तीसरा शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा? पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला शासक अजय राज आया। तो अजय राज के बारे में याद रखना चीज़ों को, अजय राज जो है ना पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी था, यानी कि पृथ्वीराज प्रथम का कौन था? पुत्र था, ठीक है। कौन? अजय राज। और इनके द्वारा जो है ना अजमेर नगर की स्थापना करी गई और उनको राजधानी बनाई गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अजमेर की स्थापना किसने करी? अजय राज ने, ठीक है। नाम देख रहा हूँ ना, रिलेट करके नाम अजय राज अजमेर, ठीक है, अपने नाम से रिलेट करके नगर बसाया था अजमेर और उनको राजधानी बना डाली। और अजय राज का एक उत्तराधिकारी होता है अर्नोराज, वह शासक बनता है और उनके द्वारा जो है ना सुल्तान मोहम्मद की सेना को पराजित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ की तरफ, जिसको बिसलदेव के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल याद रखना 1153 से लेकर 1163 तक रहता है। इनका अन्य नाम बिसलदेव है। इनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि अगर बात करें तो तोमरों, दिल्ली का जो तोमर था, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करके तोमरों की स्वतंत्रता को समाप्त किया और साथ ही साथ जो है अपना सामंत बना डाला। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो है
हरिकेल नामक के संस्कृत नाटक की रचना करी गई और इसी नाटक का जो है कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण करा गया है। और इन्होंने जो है अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया और याद रखना है कि इनका दरबारी जो है सोमदेव, इसके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना करी गई। एक तुम्हारा कौन सा, कथा सरित सागर, दूसरा ललित विग्रहराज। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पृथ्वीराज तीर्थ के तरफ। पृथ्वीराज तीर्थ को हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम जो है राय पिथौरा है। क्या है? राय पिथौरा। ये हो गया। अब इनके अधिकार की बात करें तो इनका साम्राज्य ना, पृथ्वीराज चौहान ने जो है चौहानों की शक्ति को बढ़ाया और इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में इन्होंने क्या करा, दिल्ली और अजमेर तक अपने अधीन में कर लिया, ठीक है। और इन्होंने राजधानी जो दिल्ली था उसका नवनिर्माण करवाया, फिर से नवनिर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग संघर्ष में आते हैं। तो इनके द्वारा 2 प्रमुख संघर्ष किए गए, 2 युद्ध किया गया। पहला जो है इसका जो है एक छोटा मोटा युद्ध जो है 1186 ईस्वी में भीम द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था उनसे हुआ और युद्ध होने का वजह बताया जाता है संभवतः परमार राजकुमारी के विवाह को प्रश्न लेकर युद्ध किया था। उसके बाद दूसरा प्रमुख इनका युद्ध जो है, 2 ही प्रमुख युद्ध है। पहला तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों जो है 2 शासकों के बीच हुआ है, एक पृथ्वीराज चौहान, दूसरा मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। और प्रथम हुआ 1191 में और दूसरा कब हुआ 1192 में। प्रथम तराइन के युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो जाता है, मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है, इसका यही परिणाम निकलता है। और अगर दूसरे युद्ध की बात करें, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है विजयी होते हैं और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, पराजित। और पराजय के बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखा जाता है, बांधकर, अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जो है चौहान वंश का अंत हो जाता है।